ये कहानी उन लोगों की है जो ज़रूरत के वक्त किसी भी आसरे का दामन थाम लेते हैं। जब एक इंसान बहुत मजबूर हो जाता है तब वो गलत या सही नहीं देखता। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो वैसे तो बहुत अच्छे और नेक खानदान से ताल्लुक़ रखता है, पर उसका नसीब और उसकी सोच दोनों ही उसका साथ नहीं दे रहे। ये कहानी जिस लड़के की है उसका नाम है प्रशांत। वो कुछ दिनों से परेशान रह रहा है। वैसे तो वो बहुत पूजा पाठी और भगवान में मानने वाला है। वो लगभग रोज़ पूजा करता है, लेकिन कुछ समय से वो दिक्कतों से घिरा हुआ है। लगभग 5 साल हो चुके हैं और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। उसकी बीमारी थोड़ी रेयर है। इस वजह से डॉक्टर भी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लंबी बीमारी होने की वजह से वो फाइनेंशियली भी अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वो दुखी रहता है और हर कोशिश करता है कि वो अपने परिवार की मदद कर सके। प्रशांत एक बहुत ही खुददार लड़का होता है। वैसे तो उसके घर वाले उसकी हर तरह की मदद करते रहते हैं, लेकिन वो अपने घर वालों से मदद नहीं लेना चाहता। इस वजह से वो धीरे धीरे चुपचाप और अकेले रहने लगता है। हर वक्त अकेले रहने की वजह से वो धीरे धीरे कुछ कुछ सिम्टम्स या डिप्रेशन और एंजाइटी के शो करने लगता है। इस वजह से भी उसके परिवार वाले थोड़े से परेशान रहने लगते हैं। वो हर वक्त उसका मूड और उसे चीयर अप करने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन उसके घर वालों ने उसके डिप्रेशन और अकेलेपन को दूर करने के लिए एक डिसीजन लिया। उनका मानना था कि अगर वो कहीं घूमने जाएंगे तो हो सकता है कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल आए। बहुत डिस्कशन के बाद प्रशांत के घर वालों ने ये डिसाइड किया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने पुश्तैनी मकान में, जो कि उनके गांव में है, वहां जाके कुछ दिन बिताएंगे। वो पुश्तैनी मकान प्रशांत के दादाजी ने बनाया था। वो मकान था तो पुराना, पर बहुत ही अच्छी हालत में था। प्रशांत के पिता के कोई भी भाई या बहन नहीं था, बस उनके कुछ परिवार के कुछ रिश्तेदार थे जो उस गांव में रहते थे। प्रशांत के पिता की वहाँ बहुत प्रॉपर्टी और संपत्ति थी। उन ज़मीनों से भी पैसा आता था और वो बहुत सारे लोग काम भी किया करते थे। जब प्रशांत और उनकी फैमिली उस पुराने मकान में कुछ दिन के लिए रहने आए तो उन्हें नहीं पता था कि प्रशांत के साथ क्या होने वाला है। प्रशांत के परिवार में सिर्फ 3 ही लोग थे। माँ का नाम दमयंती और प्रशांत के पिताजी का नाम उज्ज्वल सिंह था। प्रशांत के पिताजी यानी उज्ज्वल सिंह ज़्यादा धार्मिक नहीं थे। वो भगवान पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वहीं प्रशांत की मम्मी बहुत ही पूजा पाठी और भगवान में विश्वास करने वाली थी। वो रोज़ भगवान से ये दुआ मांगती थी कि उनके बेटी की तबीयत ठीक कर दें। प्रशांत के दादाजी भी ज़्यादा भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। इसी कारण उनके पुराने पुश्तैनी मकान में कोई भी भगवान की प्रतिमा या मंदिर स्थापित नहीं था। प्रशांत की मम्मी भी कभी भी अपने पति को ज़बरदस्ती पूजा करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करती थी। वैसे तो प्रशांत का अपने गांव में आना जाना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि प्रशांत वैसे भी बहुत बीमार रहता था। इस वजह से उसका घर से निकलना ज़्यादा नहीं हो पाता था। इस बार जब प्रशांत अपने गांव के मकान में वापस आता है तो उसे उस मकान का सबसे सुंदर और बड़ा कमरा दिया जाता है। उस कमरे की खासियत ये होती है कि उस कमरे से पूरा गांव दिखता है और ये कमरा और किसी का नहीं, उसके दादाजी का होता है। लेकिन प्रशांत की मम्मी इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उनका मानना ये था
कि ये मकान, ये सारी संपत्ति, ये प्रॉपर्टी हो ना हो, प्रशांत के दादा ने सिर्फ अपनी मेहनत से हासिल नहीं की है। इसके पीछे ज़रूर किसी राज, किसी शक्ति का हाथ है। वैसे प्रशांत बहुत खुश था ये स्पेशल ट्रीटमेंट पाके कि उसे इस बार उस बड़े से मकान का सबसे बड़ा और सुंदर कमरा दिया गया है। प्रशांत की मम्मी को ये बात भी खटकती थी कि उस इतने बड़े मकान में कोई भी भगवान का स्थल नहीं था, ना ही उनके रिश्तेदारों में कोई भी भगवान को मानता था। और वो अपने स्वर्गवासी ससुर के रहन सहन को भी जानती थी। वो ज़्यादा मेहनती नहीं थे, पर फिर भी उनकी इतनी बड़ी संपत्ति वो भी उन्होंने खुद अपनी बलबूते पे बनाई थी। उनके परिवार से उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, परंतु फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति अपनी दम पर बिना ज़्यादा काम किए कैसे बना ली, ये सवाल हमेशा उनके दिमाग में घूमता रहता था। यही कारण था कि प्रशांत की माँ ज़्यादा प्रशांत को अपने पुश्तैनी मकान में ज़्यादा आना नहीं देना चाहती थी और इस संपत्ति और इस मकान से दूर रखना चाहती थी। एक दिन प्रशांत अपनी नॉवल खोज रहा होता है। वो हर जगह खोजता है, परंतु उसे अपनी नॉवल नहीं मिलती। खोजते खोजते वो अपने दादाजी की अलमारी खोजने लगता है। जब वो अपनी अलमारी खोलता है तो उसे वहाँ पर एक पुराना संदूक दिखता है। वो संदूक बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुराना था। वो उस संदूक को खोलने की कोशिश करता है, परंतु वो संदूक बंद होता है। थोड़ी देर कुछ और खोजने के बाद प्रशांत को अब अपने दादाजी की अलमारी में एक छोटी सी चाबी दिखती है। प्रशांत उस चाबी से वो संदूक खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो चाबी उस संदूक में डालता है, संदूक खुल जाता है। खुलने के बाद प्रशांत देखता है कि उस संदूक में बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं और उन चीज़ों के बीच एक कमंडल रखा हुआ है। वो कमंडल एक लाल कलर के कपड़े और एक धागे से बंधा हुआ होता है। प्रशांत को पहले समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। वो जैसे ही धागे को खोल देता है तो कपड़े को हटाता है तो उसके अंदर मिट्टी होती है। मिट्टी के बीचों बीच कागज़ का एक टुकड़ा दबा हुआ होता है। प्रशांत उस कागज़ को बाहर निकाल लेता है और अचानक से गलती से प्रशांत के हाथ से वो कमंडल गिर जाता है और मिट्टी पूरे कमरे में फैल जाती है। प्रशांत जैसे ही वो कागज़ को लेके उठता है तो उसकी नज़र उसके बिस्तर पर पड़ती है। उसके बिस्तर पर ही नॉवल पड़ी होती है। प्रशांत वो कागज़ का टुकड़ा अपने नॉवल के अंदर रख लेता है। शाम को जब प्रशांत कमरे में वापस आता है तो वो उस पुराने कागज़ को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाता क्योंकि वो संस्कृत में लिखी होती है। वो उस संस्कृत में लिखे हुए कागज़ को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। ट्रांसलेट करने के बाद उसे पता चलता है कि ये जो कागज़ है ये एक साधना के बारे में है और वो साधना छाया पुरुष साधना के बारे में है। प्रशांत जब और पढ़ता है तब उसे पता चलता है छाया पुरुष साधना करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। सारे फ़ायदे और नुकसान समझने के बाद प्रशांत को ये लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और वो इसे सही मान के ये डिसाइड करता है कि वो ये छाया पुरुष साधना करना चाहता है। प्रशांत ने रात का समय चुना था साधना के लिए। उसने ये डिसाइड किया कि जब घर वाले सब सो जाएंगे तब वो साधना करेगा। उसने रात 11 से 12 बजे का वक्त डिसाइड किया था साधना संपूर्ण करने के लिए। प्रशांत को पता था कि साधना 40 दिन की है। इसी बीच प्रशांत के पिताजी यानी उज्जवल सिंह जी ने ये फैसला लिया कि गांव में खेत की पूरी कटाई होने के बाद ही वो गांव छोड़ के वापस जाएंगे। इससे प्रशांत को अच्छा खासा समय मिल गया अपनी साधना संपूर्ण करने के लिए और वो इसी काम में लग गया। वो रोज़ उस लिपि को अच्छे से पढ़ता और समझता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
साधना के दौरान योग, ध्यान और निर्भयता का पालन करने के लिए कहा गया था। साधना के नियम में ये स्पष्ट लिखित था कि साधक को छाया पुरुष साधना के बारे में किसी से चर्चा नहीं करना है। प्रशांत ने तय किया कि वो सुबह प्रातःकाल सबसे पहले उठ के ध्यान लगाएगा और ये बात किसी को पता नहीं चलने देगा कि वो ध्यान लगा रहा है। कुछ ही दिनों में प्रशांत का मन और दिल दोनों ही साधना में लगने लगा और उसे ये विश्वास होने लगा कि छाया पुरुष साधना से ही उसकी सारी समस्याओं का हल मिल सकता है। साधना के अनुसार प्रशांत को अपनी ही छाया को सिद्ध करना था। इसके लिए प्रशांत को 40 दिन तक एक ऐसी जगह पर बैठना था जहां से उसकी परछाई उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके और उसे एक खास मंत्र को 5000 बार जप करना होगा। इसके लिए प्रशांत ने यह तय किया कि वो अपने ही कमरे में एक दीपक जलाकर अपनी छाया का निर्माण करेगा और रोज़ वही एक ही समय पे 5000 बार उस मंत्र का जाप करेगा। लेकिन नियम में ये भी स्पष्ट रूप से लिखा था कि ये साधना उसे किसी के भी नज़र में आए बिना करनी होगी और साधना के दौरान साधक को बुरे सपने, डरावने अनुभव और काले साए भी दिख सकते हैं। छाया पुरुष साधना बीच में नहीं छोड़ी जा सकती क्योंकि मंत्रों के जप और नियम से आपकी ही परछाई से छाया पुरुष जागरूक होता है। अगर बीच में साधना छोड़ दी जाए तो साधक को कई परेशानियां घेर सकती हैं। जब प्रशांत ने साधना शुरू की उस दिन अमावस्या थी और उसे ये साधना 40 दिन तक करनी थी। साधना के दौरान उसे अजीब अजीब सपने आने लगे जिनमें वो या तो पूरे परिवार की मौत देखता या खुद को अंधेरे में भागता हुआ दिखता या उससे दिखता जैसे वो मकड़ी के जालों में फंसा हुआ है। साधना के 5वें दिन जिस कमरे में प्रशांत साधना करता था वहाँ उसे ठंड और एक अनजाना सा डर सताने लगा। प्रशांत को अपने दादाजी के कमरे में गहरा सन्नाटा और दिन में भी अंधेरा सा लगने लगा था। साधना के 7वें दिन प्रशांत को नींद आना बंद हो चुकी थी। वो रात भर जागता, उसका मन तो करता कि वो सो जाए पर उसे अजीब सी घबराहट और परेशानी होने लगी थी। प्रशांत को धीरे धीरे अंधेरे में रहना अच्छा लगने लगा था। वो रोशनी में नहीं बैठना चाहता था। दिन के समय उसे अंधेरा कमरा अच्छा लगता और रात में उसी कमरे में उसे अजीब सी घबराहट होती। दिन प्रतिदिन वो बस साधना कैसे पूरी करूं और जब पूरी होगी तो क्या क्या करेगा यही सोचता रहता था। कुछ दिन और बीतने के बाद प्रशांत को एक काला साया अपने कमरे में जिसमें वो साधना करता था वहाँ दिखने लगी। उसे वो काला साया अपने कमरे की दीवार पे दिखाई देता। लेकिन हैरानी की बात थी कि सिर्फ उसे ही वो काला साया दिखाई देता। पहले तो वो उसे इग्नोर करता लेकिन दिन प्रतिदिन वो काला साया गहरा होता चला गया। उसे एक जैसा सपना रोज़ाना दिखने लगा जिसमें एक आदमी उसके छत पे रात को ध्यान की अवस्था में बैठा है। सपने में प्रशांत छत पे जाता है पर उसे उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई देता, बस एक आकृति बनती दिखाई देती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे परछाई ज़्यादा गहरी होती चली गई और सपना भी स्पष्ट रूप से दिखने लगा। 30वें दिन प्रशांत को अब ये यकीन होने लगा था कि उसकी साधना अब कामयाब हो रही है क्योंकि उसे अचानक से रात को कभी अगरबत्ती की तो कभी गुलाबों की महक आती। प्रशांत समझ चुका था कि ये सभी एक इशारे हैं कि उसकी साधना अब सफल हो रही है। उसे यकीन था कि वो अपने लक्ष्य की ओर और बढ़ रहा है। साधना के अब कुछ ही दिन बचे थे। सारे नियमों का प्रशांत निर्वाह कर रहा था। उसे अब सपने आने लगे कि वो अग्नि के सामने बैठ के पूजा कर रहा है। बुरे सपनों के बावजूद प्रशांत बिल्कुल नहीं डरा और बहुत सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़ता रहा।
उसे यकीन था कि छाया पुरुष उसकी सारी समस्याओं का हल है। 40वां दिन साधना का आखिरी दिन था। मंत्र जप करके प्रशांत जब रात को सोया तो उसने सपने में देखा कि वो आदमी जो उसे अब तक धुलना धुलना दिख रहा था, अब वो स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। वह एक बूढ़ा आदमी है जिसकी वेशभूषा से वो एक तांत्रिक लग रहा है। उसके गले में कुछ उंगलियों की माला है और उसके हाथ में एक हड्डी है। प्रशांत उसे देख के डर रहा है और बहुत हिम्मत करके उससे पूछता है कि आप कौन हो। जवाब में उस साधक ने ये कहा कि वो भी छाया पुरुष का ही साधक था। जिस लेखन से पढ़कर तुम ये साधना कर रहे हो वो उसी ने लिखी है। एक वक्त के लिए प्रशांत को ऐसा लगा जैसे वो सपने में नहीं सच में किसी से बात कर रहा है। प्रशांत ने उस साधक से पूछा कि आप कौन हो और क्या आपने छाया पुरुष को साध लिया था। तो साधक ने हाँ में जवाब दिया। उसने जो चाहा था वो हासिल कर लिया था। उसने छाया पुरुष को साध लिया था और उसने ये बताया कि छाया पुरुष क्या क्या कर सकता है जब कोई उसे साध ले। तो नामुमकिन से नामुमकिन काम भी छाया पुरुष कर सकता है, कुछ भी बनवा सकता है, छुपा हुआ कोई भी खजाना बता सकता है। पुरानी से पुरानी बीमारी चाहे तो लाइलाज क्यों ना हो वो भी ठीक हो सकती है। सारे नियम प्रशांत अच्छे से निभा रहा था, बिना डरे और बिना किसी को बताए। अपनी तबीयत को पूरी तरह ठीक करने के लालच में सब कुछ करता जा रहा था जो लेखन और उसके सपने में आने वाले साधक ने उसे बताया था। एक रात प्रशांत को नींद में ऐसा लगा जैसे वो कहीं ऊपर से नीचे गिर रहा है। अचानक से उसकी नींद खुली और जागते ही वो ये सोचने लगा कि उसने ये साधना पूरी की भी है या नहीं। वो उठा और बिस्तर पे बैठ गया। उसके कमरे में एक बहुत बड़ा मिरर था। वो अपने आप को देखते हुए ये सोच ही रहा था कि तभी उसने कुछ अजीब देखा। उसे ऐसा लगा कि उसकी परछाई में तो वही है पर कुछ अलग सा लग रहा है। वो जब भी अपनी रिफ्लेक्शन को देखता उसे कुछ अलग सा लगता, थोड़ा सा डरावना। वो सोच में पड़ गया कि ये सब क्या हो रहा है और ये सवाल फिर से उसके मन में उठा कि क्या सच में छाया पुरुष सिद्धि होती भी है या नहीं। अब अचानक से अंधेरे से एक आवाज़ आई, हाँ। जवाब सुनकर प्रशांत थोड़ा डर गया क्योंकि आवाज़ ज़्यादा क्लियर तो नहीं थी पर डरावनी ज़रूर थी। आवाज़ सुनकर प्रशांत डर तो गया था पर उसके मन में ये खुशी भी थी कि आखिरकार उसने साधना सिद्ध कर ली है। लेकिन अब धीरे धीरे प्रशांत के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा था। प्रशांत को अब अकेले में रहना अच्छा लगने लगा था। वो अब ज़्यादातर अकेले में ही बैठा रहता और अकेले में उसके सवालों के जवाब भी उसे मिलने लगे थे। एक दिन प्रशांत और उसके घर वाले साथ में बैठे हुए थे। उसके पेरेंट्स अब ये तय कर रहे थे कि वो अब काफ़ी दिन रुक चुके हैं, अब उन्हें शहर वापस चले जाना चाहिए। प्रशांत की तबीयत अब पहले से ज़्यादा ठीक है और वो ज़्यादा रिलैक्स और खुश दिखाई दे रहा है। शहर जाने की बात चल ही रही थी कि एक गांव से एक आदमी उनके घर आता है और वो बताता है कि उसके पड़ोस में कहीं चोरी हो गई है। कुछ ही दिन में उसके घर में शादी है पर सारा जेवर चोरी हो गया है। इसी वजह से सब लोगों को पंचायत में बुलाया गया है। प्रशांत भी अपने पिताजी के साथ चला जाता है। प्रशांत वहाँ पंचायत में सारी बातें सुनता है और सोचता है कि क्यों ना वो अपनी सिद्धि से ये पता लगाए कि ये चोरी किसने की है।
प्रशांत जब घर आता है तो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। घर आके वो सीधे अंधेरे में बैठता है, एक दिया जलाता है और वह मंत्र जप करता है, उसी तरह जिस तरह वो पहले मंत्र जपता था। उसकी परछाई अब उसके सामने बन रही थी। वह धीरे से यही पूछता है कि ए मेरे छाया पुरुष, मुझे ये बता कि उस चाचा के घर में चोरी किसने की है। कुछ देर बाद बड़ी धीमी सी आवाज़ में उसे ये सुनाई देता है कि उस चाचा के घर में चोरी उसके पड़ोस के गांव के एक आदमी ने की है। उसका ये जवाब सुनकर प्रशांत यह पूछता है कि कब, कहाँ, कैसे ये चोरी हुई। प्रशांत का छाया पुरुष उसे सब कुछ बता देता है। दूसरे दिन प्रशांत उस चाचा के घर जाता है और उन्हें यह बताता है कि उनके पड़ोस के गांव से एक आदमी ने ये चोरी की है। प्रशांत उन्हें यह विश्वास दिला देता है कि वह सच कह रहा है। ये सारी बात सुनकर चाचा आसपास के आदमी को लेके अपने पड़ोस के गांव में जाते हैं। देखते ही देखते वो सारा चोरी का माल बरामद कर लेते हैं। प्रशांत उन्हें ये तक बता देता है कि उसके दुश्मनों ने जो ये चोरी का माल है ये कहाँ छुपाया है। उसके बाद तो प्रशांत की खूब वाहवाही होती है। सब हैरान होते हैं, जो लड़का किसी से बात तक नहीं करता, अचानक उसकी मदद से एक बहुत बड़ी परेशानी टल गई। सब उससे बहुत खुश होते हैं। हालांकि प्रशांत की मम्मी उससे पूछती हैं कि उसे कैसे पता कि चोरी किसने की और उसे ये कैसे पता चला कि सारा सामान कहाँ है, लेकिन प्रशांत बात गोल कर जाता है। धीरे धीरे अब प्रशांत इसी तरह लोगों की मदद करने लगता है। उसका बहुत नाम होता है, पर अब प्रशांत में कुछ बदलाव दिखने लगते हैं। प्रशांत अब धीरे धीरे अंधेरे में ही रहने लगता है। वो ज़्यादातर चुपचाप और एक ही मंत्र बार बार जपता रहता है। वह अब पहले की तरह अपने घर वालों के साथ बात करना और बैठना छोड़ चुका है। वो हर वक्त अपने ही कमरे में रहता है, या तो मंत्र जपता रहता है या तो लेटा रहता है। ये सब हरकतें देखकर प्रशांत की माँ को शक होने लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। प्रशांत में कई बदलाव आ चुके हैं। अब वो सब कुछ पहले से ही जान लेता है। उसकी तबीयत भी पहले से काफ़ी ठीक है। उसकी बीमारी लगभग ख़त्म हो चुकी है और अब वो ज़्यादा एक्टिव और खुश रहने लगा है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अब प्रशांत अब अकेले रहता है। वह खुश तो रहता है लेकिन अकेले। वो बात नहीं करता, ज़्यादा खाता नहीं, हर वक्त अकेला रहता है और दिन भर एक ही मंत्र जैसा कुछ जपता रहता है। कभी कभी प्रशांत घर के बीचों बीच घंटों खड़ा रहता है। वो पूरी रात वहीं खड़े खड़े बिता देता है और ना किसी से बात करता है, ना ही कुछ मांगता है, बस खड़ा रहता है। ये सारी हरकतें वो रात को करने लगता है। कुछ और दिन बीतने के बाद प्रशांत की माँ ने एक दिन ये नोटिस किया कि प्रशांत के हाथों और पैरों में कुछ लाल और नीले रंग के निशान पड़ रहे हैं। ये देख के प्रशांत की माँ उसे डॉक्टर को तो दिखाती हैं, पर डॉक्टर की दवा से भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वजह से प्रशांत की माँ को अब टेंशन होने लगती है। प्रशांत के रैशेस बढ़ते जा रहे थे और रंग भी कुछ दबा दबा सा लगने लगता है। प्रशांत ये बताता तो नहीं है, पर उसे पता होता है कि इसका कारण उसकी छाया पुरुष साधना है। वो अभी भी छाया पुरुष की मदद ले रहा था। प्रशांत के दादाजी के हवेली से लगकर एक बहुत पुराना और बड़ा आम का पेड़ होता है। एक दिन प्रशांत की माँ पूजा कर हवेली में वापस आ रही होती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे प्रशांत के कमरे से एक बहुत बड़ी काली छाया प्रशांत की खिड़की से निकली और उस पेड़ पे जाके छिप गई। ये देखकर प्रशांत की माँ थोड़ी डर जाती हैं।
क्योंकि जब वो प्रशांत की खिड़की की तरफ देखती हैं तो वहाँ पर प्रशांत चुपचाप खड़ा हुआ होता है। ये देखकर वो ये समझ जाती हैं कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। प्रशांत की हालत देखने के बाद प्रशांत की माँ को टेंशन होने लगती है। इस वजह से वो अपने गुरुजी की मदद लेने के लिए अपने गांव चली जाती है। गुरुजी से मिलकर प्रशांत की माँ प्रशांत की सारी कंडीशन अपने गुरुजी को बताती है। प्रशांत की हालत के बारे में सुन के गुरुजी प्रशांत की मम्मी के साथ उनके घर आने को तैयार हो जाते हैं। गुरुजी जब प्रशांत के घर आते हैं तो वैसे तो घर में सब उन्हें ठीक लगता है, लेकिन जब गुरुजी प्रशांत के कमरे की ओर बढ़ते हैं जो कि उत्तर की तरफ होता है, उस डायरेक्शन में जाते ही उनको कुछ अजीब सा महसूस होता है। गुरुजी जब प्रशांत के कमरे में पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि प्रशांत इस समय सो रहा है। उस समय दोपहर के 2 बज रहे होते हैं, लेकिन वो इस समय भी बड़ी गहरी नींद में सो रहा होता है। अचानक से गुरुजी की नज़र प्रशांत के कमरे की छत की तरफ जाती है। वहाँ उन्हें एक काला साया सा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे छत का कलर पील हो रहा है और थोड़ा थोड़ा सा काला हो रहा है। ये देखकर गुरुजी को शक होता है कि ज़रूर प्रशांत के कमरे में कोई नेगेटिविटी है। गुरुजी फिलहाल के लिए कमरे में गंगा जल छिड़क के कमरे से बाहर आ जाते हैं और प्रशांत की मम्मी को बोलते हैं कि उन्हें आज से 7 शुक्रवार प्रशांत के सोने के बाद उसके बिस्तर के बगल में एक कलश में जल भर के रखना है और जल रखते समय उन्हें उस कमरे की किसी भी नेगेटिविटी को उस कलश के पानी में आने का आह्वान देना है और फिर सुबह उस कलश के पानी को किसी भी पेड़ में डाल देना है। अगर कोई नेगेटिविटी या बुरी आत्मा हुई तो जिस पेड़ में वो पानी डाल रहे हैं वो पेड़ सूख जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि कोई नेगेटिविटी घर में वास कर चुकी है। बस शर्त यह है कि प्रशांत को पता नहीं चलना चाहिए। इसी बीच पहला शुक्रवार पड़ता है। प्रशांत को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि उसकी माँ ने कमरे में पानी का कलश रखा है। वो सीधा उठता है और कलश को गिरा देता है। जब सुबह प्रशांत की माँ आती है तो वो कलश का गिरा हुआ देखती है। कलश को गिरा हुआ देखकर वो गुरुजी को बताती हैं कि ये सब कुछ हो गया है। गुरुजी उन्हें बताते हैं कि वो एक शुक्रवार और ये करके देखें। दूसरा शुक्रवार भी कलश गिरा हुआ मिलता है। अब गुरुजी को ये कंफर्म हो जाता है कि ज़रूर कोई चीज़ है जो जागरूक अवस्था में है और प्रशांत के अंदर है। इस वजह से वो कलश रखने नहीं दे रहे। दूसरे दिन गुरुजी प्रशांत के कमरे में आते हैं जब प्रशांत घर पे नहीं होता है। दमयंती जी पहले ही प्रशांत की कमरे की तलाशी ले रही होती हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें वही नॉवेल मिलती है जिसमें वो विधि लेखन रखा होता है। वो लेखन को देखकर प्रशांत की मम्मी ये समझ जाती हैं कि यही कारण है उनके बेटे की इस हालत का। दमयंती जी वो लेखन गुरुजी को दे देती हैं। गुरुजी जब उस लेखन पर अध्ययन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लेखन छाया पुरुष साधना के लिए है। लेकिन गुरुजी को अब शक होने लगा कि सिर्फ एक बार में ही छाया पुरुष सिद्धि, वो भी बिना गुरु के, बहुत मुश्किल है। इसलिए गुरुजी प्रशांत की मम्मी से ये पूछते हैं कि क्या उनके घर में किसी ने छाया पुरुष साधना कर रखी है। तो प्रशांत की माँ ना में जवाब देती है, क्योंकि गुरुजी को ये मालूम था कि छाया पुरुष साधना एक दुर्लभ साधना है और बिना गुरु के, वो भी पहली बार में ये सिद्ध कर लेना बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है। तो इस बात की गहराई तक जाने के लिए गुरुजी ने प्रशांत की मम्मी को कहा कि वो अपने पति को उनके आश्रम में लेकर आए। इस बार प्रशांत की हालत देखकर प्रशांत के पिता भी वहाँ आश्रम में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरुजी ने प्रशांत के पिता से ये पूछा क्या उन्होंने कोई सिद्धि या साधना कर रखी है। तो
तो ये सवाल सुनकर प्रशांत के पिता चौंक जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने तो नहीं, लेकिन उनके पिताजी ने ये साधना कर रखी है। ये सारी बातें सुन के गुरुजी को ये पता चल जाता है कि ये छाया पुरुष साधना जो प्रशांत ने की है वो सिर्फ उनके दादाजी की वजह से ही हो पाई है। लेकिन गुरुजी को अभी भी ये शक था कि ये साधना पूरी हुई नहीं है। उन्हें ये शक था कि सिर्फ साधना करने से इतनी बुरी हालत नहीं होती, क्योंकि साधना या सिद्धि किसी का बुरा नहीं करती। और प्रशांत जो अंधेरे में बैठ के अकेले में बातें करता रहता है वो हो ना हो किसी और शक्ति या नेगेटिविटी के सुराग हैं, क्योंकि छाया पुरुष सिद्धि करने वाले किसी भी शक्ति के वश में नहीं आते। लेकिन प्रशांत के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो ज़रूर किसी न किसी बुरी शक्ति की तरफ अंदेशा कर रहे हैं। प्रशांत के पिता बताते हैं कि अब तो प्रशांत जानवरों की बलि भी देने लगा है। उसके कमरे में हमेशा बदबू रहती है। वह रात को जागता है, दिन में सोता है और हर वक्त कोई मंत्र जपता रहता है। इस बार जब गुरुजी प्रशांत के कमरे में जाते हैं तब प्रशांत कमरे में ही होता है। वो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ होता है। उसकी आंखें तो बंद होती हैं लेकिन वो जवाब दे रहा होता है। थोड़ी ही देर में घर के बाकी सब उसके कमरे में आ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि उसकी साधना बहुत पहले ही भंग हो गई है और अब उसके शरीर में जो है वो कोई सिद्धि नहीं बल्कि कोई नेगेटिव एनर्जी है। वो जो चमत्कार और जो सब ज्ञान बता रहा है वो उसी शक्ति की वजह से है। अब गुरुजी प्रशांत के कमरे में ही पूजा शुरू करते हैं। वो गंगा जल और पूजा की विधि से प्रशांत को पूरी तरह साफ करते हैं और थोड़ी ही देर में प्रशांत होश में भी आ जाता है। वो बताता है कि वो बहुत परेशान है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो हर वक्त किसी चीज़ से जकड़ा हुआ है। वो बताता है कि जब शक्ति उस पर हावी होती है तो वह सो जाता है और उसे याद भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इस बार गुरुजी प्रशांत के हाथ में एक तावीज़ बांध देते हैं और कहते हैं कि उसे 5 दिन तक बांधे रखना है। इस तावीज़ से कोई भी बुरी नेगेटिविटी या कोई भी बुरी शक्ति प्रशांत पर हावी नहीं हो पाएगी। लेकिन उस तावीज़ के प्रभाव से होता यह है कि सारी बीमारियां जो प्रशांत को पहले थीं वो धीरे धीरे उनका सिम्टम्स वापस आने लगता है। 5वें दिन जब गुरुजी वापस आते हैं तो वो प्रशांत के कमरे में ही पूजा करते हैं। इस बार भी सब घर वाले उस कमरे में वापस आते हैं। गुरुजी प्रशांत के हाथों से वो तावीज़ उतारते हैं और पूजा शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में प्रशांत सो जाता है और गुरुजी की पूजा और मंत्रों के प्रभाव से प्रशांत के अंदर जो शक्ति जो आत्मा होती है वो बात करने लगती है। जब वो शक्ति बात करती है तो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उस शक्ति के बात करने का तरीका हूबहू प्रशांत के दादाजी से मिलता है। वो शक्ति बहुत ही गुस्से में होती है। देखते ही देखते प्रशांत का चेहरा एकदम बीमार सा और लटक सा जाता है। वो एकदम 80 साल के आदमी जैसा दिखने लगता है। गुरुजी उससे पूछते हैं कि उसने प्रशांत जो उन्हीं के बेटे का बेटा है उसे उन्होंने वश में क्यों किया, जबकि वो उन्हीं के खानदान का चिराग है। जवाब पाने के लिए गुरुजी ने प्रशांत के दादा की आत्मा को उनके गुरु और देवी देवताओं का वास्ता देते हुए पूछा। तब दादा की आत्मा ने बताया कि प्रशांत ने ही उन्हें बाहर निकाला है। जब उसने कमंडल निकाला तो उसमें जो मिट्टी थी वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि उनके आंगन और उनकी थोड़ी सी अस्थियों को मिला के बनाई गई। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने शिष्य को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, कहा था। ऐसा
ऐसा उन्होंने इसलिए करवाया था क्योंकि कोई साधना थी जो वो बीच में ही छोड़कर सिधार गए थे, इसलिए वो मरने के बाद भी वो साधना पूरी करना चाहते थे। दादाजी ने अपने बेटे को बोल रखा था कि किसी को भी कमरे में ना जाने दे, पर प्रशांत उस कमरे में रहने लगा और मुझे बाहर निकाल लिया। और क्योंकि ये साधना सिर्फ उसके अपने खानदान वाले ही पूरी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने प्रशांत को चुना अपनी साधना पूरी करने के लिए। पूजा ख़त्म होने के बाद गुरुजी ने प्रशांत के दादा की आत्मा को प्रशांत के शरीर से जाने के लिए क्या लेंगे ये पूछा। तो प्रशांत के दादा ने कहा कि एक पूजा है जो प्रशांत को करनी पड़ेगी और आज से 30 रात तक उसे उनके आंगन में लगाए हुए एक पेड़ में रात को पानी देना होगा, जिस पानी में मिश्री घोल के डालनी होगी। ऐसा उसे रोज़ाना 30 रात तक करना होगा, उसके बाद वो चले जाएंगे। और प्रशांत के दादा ने ये भी बताया कि प्रशांत की सिद्धि तो बहुत पहले ही भंग हो गई थी। प्रशांत तो चौथी रात में ही हार गया था, लेकिन उन्होंने उसे 40 दिन तक भ्रम में रखा कि वो साधना पूरी कर रहा है। आखिर में प्रशांत ने अपने दादा जी के बताए हुए सारी विधि को पूरा किया और लास्ट में वो आत्मा वहाँ से चली गई।